हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है आप रोज़ चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। जितनी बार भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं उसके जस्ट बाद आप उन चैप्टर्स को ख़त्म करते जा रहे होंगे। बच्चों, अब हम धीरे धीरे एंड की तरफ चल रहे हैं। एंड मीन्स अब हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आपने शुरुआत से करके आ रहे हैं करते हुए आ रहे हैं तो अब आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, है ना। मतलब खुद की पढ़ाई से भी काफ़ी सीख गए होंगे। आपने अगर रेगुलरली पढ़ाई की है तो बधाई हो, क्योंकि अब आप धीरे धीरे पेपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस मत लीजिए, अभी भी मतलब मोमेंटम से लगे रहिए, ठीक है। और अच्छा होगा सब, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो बच्चों, इवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ पे होगी, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस। अर्थ पे होगा, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करेंगे इवोल्यूशन की अर्थ के फॉर्मेशन से। अर्थ ही कैसे बनी, ठीक है। कुछ लोगों का मानना था कि अर्थ का फॉर्मेशन जो था, यूनिवर्स का फॉर्मेशन जो था, वो एक बहुत बड़े से एक्सप्लोजन से हुआ, ठीक है। जो कि ह्यूज एक्सप्लोजन था जिसको हमने बिग बैंग कहा, ठीक। बिग बैंग थियोरी है, उसमें ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। और उससे पूरा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ। और कई सारी गैसेस जो हैं वो मतलब पूरे यूनिवर्स में फैली, और उन्हीं के कंडेंसेशन से फिर धीरे धीरे अलग अलग लेयर्स बनी। जैसे सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम पे फिर सन, और सन के बाद फिर अर्थ बना। तो इसी तरह से आगे और बढ़ें अगर हम, तो अर्थ, हाँ एक बात और, अर्थ जो है अप्रॉक्स 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी, ठीक है। 5 बिलियन ईयर्स एगो, समझ रहे हैं आप, इतने पुरानी हमारी अर्थ है। माना जाता है कि पहले मतलब वही बिग बैंग से ही हमारा यूनिवर्स बना, फिर हमारी गैलेक्सीज बनी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम से अर्थ बना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सब बिग बैंग थ्योरी के बाद कुछ लोगों का मानना था, जो कि जो भी रिलीजियस लोग थे उनका मानना था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही अर्थ जो थी वो ऐसे ही थी, और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो भी ऐसे ही थे। तो अब जब सब कुछ ऐसे ही था, उनका मानना था कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, कोई स्पेशल पावर है जो कि हम सबको गवर्न कर रही है, और कोई चेंजेस आए नहीं हैं स्टार्टिंग से लेके आज तक, ठीक है। क्या ऐसा था बच्चों? ऐसा बहुत से साइंटिस्ट नहीं माने, क्योंकि उनका मानना था कि कई ऐसे तो कई चीज़ें वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स या कोई फॉसिल एविडेंसेस मिले। हमने देखा कई सारे हम अभी भी देख रहे हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सटिंक्शन की ओर हैं। तो कई सारी चीज़ों का जवाब मिल ही नहीं सकता था, और इसका कोई ठोस उनके पास प्रूफ भी नहीं था। वो बस कैसे कह रहे थे, बस फेथ के बेस पे कह रहे थे, ठीक है। तो ये माना गया कि फिर इनकी बात को नहीं माना जाएगा, ठीक है। कुछ खास अच्छी बात करी नहीं इन्होंने, ठीक। हर एक रिलीजन का अपना अपना एक वो था कि हाँ ये कोई दो लोग आए होंगे पहले, ठीक है। तो हम फिर इसको छोड़ के फिर हम आगे बढ़े। आगे कहाँ बढ़े? कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी ए बायोजेनेसिस, मतलब जो लाइफ है वो किससे बनी? नॉन लिविंग मैटर से बनी। नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट हुई। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ ओरिजिनेट हुई। आए हेलमोंट चाचा। कौन आए? हेलमोंट चाचा आए।
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ह्यूमन स्वेट लिया, ठीक, और व्हीट ब्रांड लिया, ठीक, और इन दोनों को 3 हफ्तों तक एक जगह रखा, ठीक है। इन्होंने क्या देख लिया, कहीं देख लिया उसमें से चूहा निकल आया। तो क्या लगता है आपको कहाँ तक होंगे ये सही? हो सकता है हमें अभी ना लग रहा हो, इनको बहुत अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हो उस समय। ऐसा ही होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस आई फिर, ठीक है। बहुत से लोगों ने कहा कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्ट में आए और ए बायोजेनेसिस को मतलब रिफ्यूट किया, ठीक है, मना किया कि ऐसा ए बायोजेनेसिस जैसा कुछ नहीं होता है। हम बताते हैं, देखो क्या होता है। ये आए फ्रांसिस्को रेड्डी आए, ठीक, ये पहले बंदे थे जिन्होंने क्या किया, डिस्कार्ड किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ को। कैसे डिस्कार्ड किया? उन्होंने कहा रुको हम बताते हैं। क्या, मक्खी बुलाओ, मक्खी, कह रहे मक्खी बुलाते हैं सर। 3 इन्होंने जाल लिए, ठीक, उसमें कुछ फिश को मतलब बॉईल करके, जिससे कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे ना, और उसको प्रॉपरली बॉईल करके या मीट के टुकड़े को बॉईल करके, फिश को बेसिकली किया था, और उसके बाद एक जार में रख के एक को ओपन रखा, एक को कवर्ड रखा, किससे, एक को पार्चमेंट पेपर से कवर किया, सॉरी एक को मसलिन क्लॉथ से कवर किया, और तीसरे को, एक को पार्चमेंट पेपर से किया और तीसरे को मसलिन क्लॉथ से, ठीक। तो बच्चों जो ये वाला था जो ओपन था, उसमें हमने देखा कि मक्खियां आई और यहाँ पे मैगट्स अपीयर हुए। मैगट्स मतलब लार्वी ऑफ फ्लाई, ठीक, मैगट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इस वाले में मैगट्स मिले, मैगट्स इसमें मिले, इसमें नहीं मिले। इसमें क्या था, पार्चमेंट पेपर था, ठीक है, ये क्या था, पार्चमेंट पेपर था। इसमें नहीं मिली, और जो तीसरा था मसलिन क्लॉथ, इसमें ऊपर बैठी हुई मिली पर अंदर इसमें भी नहीं मिली। तो क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि जब बाहर से वो आई, उसने एग्स दिए, तब ये ओरिजिनेट हुए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने आप एक बॉइल्ड मीट से या एक बॉइल्ड फिश से बायोजेनेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। फिर इसके बाद आए इनके एक और चाचा, स्पैलेंजेनी, ठीक, ये इन्होंने न्यूट्रिटिव ब्रॉथ प्रिपेयर किया और उसको एक फ्लास्क में रखा, ठीक है। न्यूट्रिटिव ब्रॉथ प्रिपेयर किया, कुछ कुक्ड वेजिटेबल्स वगैरह को लेके, मीट वगैरह को लेके एक वेजिटेबल ब्रॉथ प्रिपेयर किया। इन्होंने एक फ्लास्क में लिया उसको, और फ्लास्क को में ये सब न्यूट्रिटिव ब्रॉथ डाल के और उसको बॉईल किया, ठीक। बॉईल करने के बाद जिससे उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं, उसके बाद इन्होंने उसको ऊपर से सील कर दिया। सील कर दिया तो क्या हुआ, नो सेल्स, ठीक, कोई सेल नहीं थे। उसके बाद सील किया तो इसमें इनको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर जब अंदर आने का मौका मिला तो फिर यहाँ पे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने देखा, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर इन्होंने इनको मतलब एक और आए साइंटिस्ट, उन्होंने एकदम मतलब छेड़ते हुए कहा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुमने कायदे से इतना देर से बॉईल कर रहे थे यहाँ पे, इसीलिए नहीं हुआ, वरना ये बंद में भी हो जाता। तो उन्होंने कहा देखो भैया, हम खोल के हमने बॉईल किया है तो उसके बाद भी यहाँ पे बना है, ठीक। और इन्होंने कहा कि देखो अब हम खोल के कर दे रहे हैं बॉईल, लो खोल के भी उतना ही बॉईल कर रहे हैं और देख लो। मतलब इन्होंने उनका मुंह बंद करा दिया। खैर ये आपके मतलब की बात नहीं थी, ये तो बस बता रहा था कि साइंटिस्ट को कैसी कैसी चीज़ें, कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ता है। आते हैं, अगला आए लुइस पास्चर, ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने भी मना किया, कहा देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसा होता कुछ नहीं है। फिर आए, कह रहे ही टुक फ्लास्क हाफ फिल्ड विद शुगर एंड यीस्ट। इन्होंने बच्चों स्वान नेक का एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक। तो फ्लास्क, एक इन्होंने फ्लास्क लिया, ठीक है, नॉर्मल फ्लास्क लिया, ठीक, उसमें अपना कुछ ब्रॉथ डाला, ठीक है, जो भी न्यूट्रिटिव ब्रॉथ होगा उसको डाला, बॉयल वगैरह किया,
और उसको ऐसे करके उसको गर्म करके ऊपर से स्वान नेक का बना दिया, ठीक। और यहाँ से ये ओपन था, ठीक है। पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। ये लिया, ठीक है, ये लिया, इसमें न्यूट्रिटिव ब्रॉथ डाला और उसके बाद इसको, इस ग्लास को पिघलाया और कुछ इस तरह का बना दिया, ठीक है। ये यहाँ से ओपन है बच्चों, ये यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो इन्होंने जब यहाँ से इसके बाद ऐसे किया, यहाँ नीचे आग जलाई और यहाँ पे वो ब्रॉथ था इनका, इन्होंने उसके बाद जब उसको पूरा बॉईल कर लिया, उसके बाद इन्होंने देखा कि प्रॉपर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इन्होंने बाद में देखा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं और अंदर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो जब अंदर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इन्फेक्शन फैला ही नहीं पाएंगे। फिर इन्होंने बाद में क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद इन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए और इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह से इन्होंने भी मना किया कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी को। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली लिखने को आ सकता है। इसको बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। इसको क्योंकि आपकी बुक्स में काफ़ी दे रखी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद करने वाले हैं, बस इतने ही पॉइंट्स हैं। याद करना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा रट के या समझ के, जैसे भी जाइए, समझ के ही जाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा सा याद रहेंगे। हालांकि आपको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करनी जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी, ठीक है। ओपेरिन थे और जेबीएस हाल्डेन थे, ठीक है। इनकी थ्योरी को देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो भैया, अर्थ का फॉर्मेशन जो हुआ वो कैसे हुआ, सन से हुआ, ठीक है। सन का ही एक पार्ट जो है वो टूट के जब इधर आया तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। जितने भी हैवी मेटल्स थे उन्होंने मैंटल का फॉर्मेशन किया और जो लाइटर मेटल्स थे उन्होंने क्या किया, क्रस्ट का फॉर्मेशन किया। गैसेस कंटिन्यूसली सराउंडिंग में थी, डस्ट और गैसेस जो थी वो थी ही, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ये सब इन्होंने बताया। फिर धीरे धीरे मतलब जो जैसा भी था, नॉर्मली टेम्परेचर कम कैसे हुआ, जो भी था पानी वगैरह का फॉर्मेशन हुआ और पानी जो है वो वापस इवेपरेट हुआ, बारिश हुई। फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते, कंटिन्यूसली होते होते, मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा था बच्चों कि अगर इतनी हीट कर रही थी कि इवेपरेशन हो रहा था और जैसे ही बारिश हो रही थी तुरंत इवेपरेशन हो रहा था, ठीक है। मतलब इस लेवल का वो था। कई 100 सालों तक सिर्फ यही काम चलता रहा, ठीक है, कि बारिश हो रही है और अर्थ को ठंडा होती रही, ठीक है। तो धीरे धीरे यही कुछ इनकी बातें थी। आइए इनको देखते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अर्थ का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऐसा ही कुछ था, और उसमें कुछ गैसेस बाद में बनी, ठीक है। हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब कुछ गैसेस जो थी वो बनी, ठीक है। आगे आते हैं। ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स बने और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। कुछ मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, जैसे कि कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, जैसे कि उस समय नाइट्राइट्स और कार्बाइड्स वगैरह बनी, ठीक है। नाइट्राइट्स और कार्बाइड्स बनी, ठीक है। और क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है। इन्हीं नाइट्राइट्स वगैरह से और इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब आप क्या समझते हैं बच्चों? खैर आइए एक चीज़ और देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे नहीं बनी थी। एक पॉइंट ये रह गया था कि नाइट्राइट्स और कार्बाइड्स बन रही थी, यहाँ पे कई सारी गैसेस भी बन रही थी, मतलब नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं बन रही थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, ठीक है।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो धीरे धीरे बनने लगे। क्यों बनने लगे? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। कम होने लगा का मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक आने लग गया। ठीक, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग गया तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन शुरू होने लगा। कई सारे अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनने लगे यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे हमने एक जेबीएस हाल्डेन ने जो है वो एक टर्म भी दिया था कि हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, उन्होंने जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट था अर्थ में जो कि बहुत गर्म था, उसमें जब ये इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रेजेंट थे, अमीनो एसिड्स और ये फैट्स वगैरह, तो ये सबको इन्होंने कहा कि ये एक हॉट डाइल्यूट सूप की तरह है। ठीक है, तो खूबसूरत है, खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लेन किया। हालांकि आगे बढ़े हम। ओरिजिन ऑफ कोलॉइड्स, कोइसरवेट्स एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक, उसके बाद देखा हमने कि कुछ कोलॉइडल फॉर्मेशन होने लगे, कुछ कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होने लगा, कोइसरवेट्स बनने लगे। कोइसरवेट्स क्या थे? कोइसरवेट्स वो थे कि पहली बार कुछ ऐसा सेल्फ डुप्लीकेटिंग चीज़ को हमको मिलने लगी जो कि खुद अपने केपेबल थी कि खुद अपने आप को डुप्लीकेट कर ले। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट थे, तो ये खुद से अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती थी। ठीक है, सेल लाइक ऑर्गेनिज्म बनने लगे ये। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ऑटो कैटालिटिक सिस्टम्स, जीन्स, वायरसेस एंड प्राइमोर्डियल लाइफ। ठीक है, अपने आप से चलने वाले कुछ सिस्टम्स बने, जीन्स बने, वायरसेस बने, प्राइमोर्डियल लाइफ बनी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक, यानी कि प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ। ऑटोट्रॉफिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन का हुआ। ऑटोट्रॉफिज्म का मतलब धीरे धीरे खाना, पहले सीधी सी बात है बच्चों, अर्थ जब बनी होगी तो खाना जो है वो कैसे होगा? खाना, कोई जो बैक्टीरिया बने होंगे उन्होंने खाने की व्यवस्था कैसे की होगी? हेट्रोट्रोपिक ही बैक्टीरिया बने होंगे, खुद तो खा नहीं पाते होंगे, मतलब खुद से तो बना नहीं पाते होंगे, पहले तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट ही हुए होंगे, है ना? क्योंकि हम भी जब पैदा हुए थे तो हम किसी पे डिपेंडेंट थे। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं जैसे ही हम खुद अपने खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही जब नए नए बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स आए होंगे जो भी, वो हेट्रोट्रोपिक ज़्यादा थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया खुद से फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले थे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो बने वो ब्लू ग्रीन एल्गी बने। ठीक है, जिनका और दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया वगैरह भी बने थे बीच में। ठीक है, पर जो प्रॉपर वे में हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर हम कहें तो क्या होंगे? वो ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, जैसे जैसे, अच्छा हाँ, सबसे पहले जो होंगे वो जो यहाँ पे बैक्टीरिया बने थे वो कैसे होंगे? एनारोबिक भी होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ बहुत ज़्यादा मिल रही थी हमको? ऑक्सीजन का तो बाद में आई ना। एनारोबिक होंगे, ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक होंगे। दिख रहा है क्या ये आपको? एनारोबिक होंगे और हेटेरोट्रोपिक होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन भी आने लगी धीरे धीरे, है ना, और ऑक्सीजन आने लगी, फिर यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोइसरवेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लस्टर और एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। ठीक, ग्रोथ भी कर लेते थे ये और रेप्लिकेशन भी करने के काबिल थे ये। ठीक है, प्रोटोबायोन्स की बात करते हैं। प्रोटोबायोन्स भी थे एक, ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीगेट ऑफ एबायोटिकली प्रोड्यूस्ड बायोमोलिक्यूल्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक, जनरली आप ऐसे समझ लीजिए कि ये भी कुछ हद तक कोइसरवेट्स की तरह ही थे, इनमें बाहर एक नई मेम्ब्रेन मिलने लग गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जो थे वो कोइसरवेट्स से मिलते जुलते ही थे। ठीक है, हैज प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्साइटेबिलिटी एंड मेंटेन्स इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, एक बात और है,
इवोल्यूशन है क्या? हम तो अब हमने अर्थ का और यूकैरियोट्स को तो ले आए, पर इवोल्यूशन है क्या? बच्चों इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि बहुत पहले से होता चला आ रहा है, अर्थ के फॉर्मेशन से, और अभी तक होता आ रहा है, और हो भी रहा है, ठीक है, होता ही जाएगा। अच्छा, हमको दिख क्यों नहीं रहा है ना? कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हमको दिख भी तो रहा होता है। कुछ नहीं दिख रहा है, कम क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बच्चों ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना? बहुत ज़्यादा कई सारी जनरेशन्स होने के बाद कहीं कोई चेंज आता है, ठीक है। कई सारे वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, और फिर इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन बेसिकली एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। इस पे अभी हम आगे बढ़ेंगे, कई सारी थियोरीज दी गई अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले प्रोटेरोजोइक थे, ठीक है, फिर फेनोरोजोइक, यहाँ से देख लीजिए पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, देखिए, ठीक है। सीनोजोइक जो थे, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस जो थे वो आए, ठीक है, और इससे पहले जैसे जुरासिक थे, ठीक है, ये क्या था, डायनासोर्स का युग रहा, ठीक है। सिल्यूरियन, डिवोनियन, ठीक है, डिवोनियन जो था ये आपको एज ऑफ फिशेस थी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें थी। कैम्ब्रियन से सिलसिला शुरू हुआ था धीरे धीरे, और फिर बढ़ते बढ़ते ह्यूमंस तक अभी तक आया है, ठीक है। तो ये हो गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अलग अलग युग में अलग अलग चीज़ें हुई, ठीक है, अलग अलग एजेस थी, अलग अलग रेप्टाइल, कभी एज ऑफ रेप्टाइल्स थी, कहीं एज ऑफ फिशेस थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए इस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, ठीक है। मिलर्स यूरेस एक्सपेरिमेंट, ये बच्चों आए, इन्होंने बताया कि देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक जितना हम लोग ने देखा कि हम बायोजेनेसिस देख रहे थे, ठीक है। बायोजेनेसिस यानी लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना। लाइफ जो थी वो आई कहाँ से, ठीक है, लाइफ आई ही कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, ठीक। अब इन्होंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट दिखाया, और इन्होंने दिखाया कि कैसे एक्चुअल में हुआ होगा। इन्होंने किया क्या, आर्टिफिशियली एक सिस्टम क्रिएट किया, अर्थ का जैसे पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रहा होगा वो एटमॉस्फेयर ये लेके आए। कैसे? स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर बना के, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर बना के ये लेके आए, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसको बस समझ लीजिए। बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग वाटर से क्या होगा, वाटर वेपर्स जाएंगे, वाटर वेपर्स गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे इन्होंने कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया था। कौन सी गैसेस थी? अमोनिया, ठीक है, मीथेन, और क्या था, वाटर वेपर, ठीक है, हाइड्रोजन, ये कुछ गैसेस थी जो कि ली थी, ठीक। ये वाटर वेपर है, ये दिख रहा है आपको, वाटर वेपर, ओहो हो, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, H2O वेपर, वो गैस नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे आए, ठीक है। ये स्पार्क डिस्चार्ज, दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड थे, ठीक है। इनका मकसद क्या था, डिस्चार्ज करना, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को करना। क्यों? क्योंकि ये उससे रिजेंबल कर रहे हैं कि उस टाइम पे कैसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही होंगी, ठीक है, कैसे लाइटनिंग हो रही होगी और उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, वाटर को भी वेपर्स के फॉर्म में रखा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था उस समय। तो आया, यहाँ से आई, कुछ गैसेस हुई, कुछ रिएक्शंस हुए, रिएक्शंस के बाद जो नीचे आए गैसेस और वाटर जो थे वो नीचे आए जब, तो इन्होंने यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे करके ट्यूब होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ट्यूब होता है, और ठीक है, यहाँ से जब वाटर कंडेंसर लगा होता है तो बार बार जो गैसेस थी वो गैसेस और इनका मिक्सचर जो है वो कंडेंस होते होते धीरे धीरे करके यहाँ पे आ जाता है। ये यू ट्यूब जो है, ये जो यू ट्यूब है यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे हमने देखा क्या कि हमें कुछ अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है। वाटर जो था उसमें कुछ हमें अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है। फर्दर पहले तो सिंपल मिले, मतलब कई सारे सिंपल अमीनो एसिड्स मिले, एलेनिन वगैरह, और उसके बाद हम और करने लगे तो और सारे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स भी मिलने लगे, ठीक।
बात ये हुई कि जनरली लाइफ जो है वो ऐसे ही बनी होगी धीरे धीरे करके, और सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक गई होगी, ठीक है। ये हम ऐसा अब हम मानते हैं, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, अब आते हैं एविडेंसेस, क्या सबूत है आपके पास कि एवोल्यूशन हुआ ही है, ठीक है। तो कुछ थे कि होमोलॉजी, ठीक, होमोलोगस ऑर्गन्स को हमने देखा। क्या होमोलोगस ऑर्गन्स को देखा? हमने देखा कि सिमिलर एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन था और डेवलपमेंट था, पर डिफरेंट फंक्शंस थे। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आएगा 90% है आपके पेपर में, ठीक है। सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, ठीक। ओरिजिन जो था वो सिमिलर था। होमोलॉजी से आप यही बस समझिए कि ओरिजिन जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ओरिजिन जो है वो सिमिलर है। और अभी एनालॉजी पढ़ेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वो वहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट होगा, ठीक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा अगर बहुत सारे आप ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो किसी एक एंसेस्टर से ही तो आए होंगे, इसका मतलब वो किसी एक एंसेस्टर से बने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इन्होंने कहा कि होमोलोगस ऑर्गन्स है। होमोलोगस ऑर्गन्स का यहाँ पे ये एक ही ओरिजिन से बने हैं और अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जाके ये अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, कोई उड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, ठीक। कोई क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक, तैर रहा है, कोई हिंदी में कौन सी इंग्लिश में लिखे, तैर रहा, ठीक। ये अलग अलग जो फंक्शंस थे इन्होंने किए, ये ही क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। और ये इस टाइप के इवोल्यूशन को हमने क्या कहा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, एक जगह से डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी से कुछ मिलती जुलती चीज अभी हम अडेप्टिव रेडिएशन भी पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स थे 4 लिम्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स थे जैसे कि ह्यूमंस, कैट, वेल और बैट, ठीक। इसमें हमने क्या देखा, देखो जो भी ह्यूमंस हैं उसमें ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, सब स्ट्रक्चर यही है। कैट में भी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहा, और वेल में भी यही देखने को मिला, और बैट में भी यही, जबकि सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इंसान अपना हाथ किस लिए यूज कर रहा है और वेल अपने फिन्स कैसे यूज कर रही है, ठीक है, फोलिम्स कैसे यूज कर रही है। बैट का है अलग है, वो उड़ रहा है, ठीक है, कोई तैर रहा है, ठीक है, कोई अरे यार ये क्या हो गया, कोई बायपेडल लोकोमोशन कर रहा है, और कोई अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। आ गया बच्चों क्या? तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पे, ठीक है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पीस, या, ठीक है, आओ देखते हैं। यहां हम देखते हैं बोगनविलिया का ये पेड़ है, इसमें थॉर्न है। थॉर्न किस लिए काम आ रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। थॉर्न किस लिए काम आ रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहे हैं। और यहाँ पे टेंडल्स क्या हैं, टेंडल्स किस काम आ रही हैं, ये क्या है के लिए, क्लाइंबिंग के लिए आ रही हैं, ठीक है। ये टेंडल्स किसकी हैं, कोकोरबिटा की हैं, ठीक है। इसमें से होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स में एक या कम से कम दो प्लांट के और 2 एनिमल के एग्जाम्पल्स आप याद करके जाइएगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के लग रहे हैं। जैसे कि ये था कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कोकोरबिटा, 4 लिम्स वाला भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वैसे ही 4 एग्जाम्पल कम से कम आपको टोटल होमोलोगस के याद होने चाहिए, और 4 जो है वो एनालोगस के, ठीक है। एनालॉगी एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक। एनालोगस ऑर्गन्स क्या हैं, जो कि सेम फंक्शन करें और सुपरफिशियली वो रिजेंबल करें एक दूसरे को, ठीक है, मगर हों अलग अलग ओरिजिन के, ठीक है। अभी होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या था कि वो क्या थे, ओरिजिन जो था वो सेम था, दिखने में सेम नहीं थे, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम नहीं थे, ठीक है, पर क्या था, पर वो ओरिजिन सेम था और फंक्शंस भी डिफरेंट थे, ठीक। फंक्शंस डिफरेंट थे, दिखने में अलग थे, पर ओरिजिन सेम था। यहाँ पे दिखने में सेम है, फंक्शन सेम है, लेकिन असल में है कैसे, अलग अलग है। यानी ये क्या बता रहे हैं कि इनकी एंसेस्ट्री क्या होगी, अलग अलग हुई होगी, इनके जो पेरेंट्स एंसेस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और फिर ये इनके जो है मतलब बेसिक ओरिजिन तो अलग अलग हुआ, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, ठीक है, दिख भी सेम रहे हैं, ठीक।
तो ये चीज़ें जब हमने देखी तो हमने इसको कहा कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कर रहा होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कन्वर्ज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे आके, ठीक है। तो वहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स जो थे वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कराते थे, और यहाँ पे ये क्या करा रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स। फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, ठीक। फिशेस के फिन्स और फ्लिपर्स जो हैं एक्वेटिक मैमल्स के, जैसे कि वेल्स वगैरह हैं, ये एकदम सेम जैसे दिखते हैं और होते नहीं हैं। पर क्यों? क्योंकि और अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे आप अपने फंक्शन से भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको यही ना समझ में आ रहा हो कि ओरिजिन सेम है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने समय में ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे लगता था यार ओरिजिन इनका कैसे याद, क्या कन्फ्यूजन हो गया कोई वहाँ पे एग्जाम में बैठे, तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी। तो अभी के लिए एक निंजा टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं वो यही है कि आप पहले इनका ओरिजिन देख लीजिए कि हाँ देखो दिखने में तो सेम लगते होंगे, ठीक। फिन्स ऑफ फ्लिपर्स, ठीक, फिन्स ऑफ फ्लिपर्स अगर दिखने में सेम लगते होंगे तो ये कहाँ जा रहे होंगे, एनालोगस ऑर्गन्स के तरफ जा रहे होंगे, ठीक। क्योंकि जो होमोलोगस ऑर्गन्स थे वो दिखने में अलग अलग दिख रहे थे, ठीक है, और फंक्शंस जो थे उनके वो अलग अलग थे। पर यहाँ तो फंक्शंस आपको सेम ही दिख रहे हैं ना, कि अगर वेल है उसके फ्लिपर्स हैं और फिश के फिन्स हैं, तो फंक्शन तो एक ही कर रहे होंगे ना, वेल पेड़ पे थोड़ी चढ़ रही होगी, तो फंक्शंस तो सेम ही होंगे ना। तो अगर फंक्शन सेम होंगे तो ये कैसे होंगे, एनालोगस ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक वन मार्कर में अगर आ जाए, आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल बेस्ड आ जाए, तो आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हैं और ये आंसर सही ही निकलेगा। जैसे कि गिल्स ऑफ फिश है, क्रस्टेशिया है, ठीक है, तो गिल्स हैं दोनों के, तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना, है ना। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ठीक। लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड क्लैडोड ऑफ रस्कस एंड एस्पेरेगस, ठीक। स्वीट पोटैटो और पोटैटो, स्वीट पोटैटो कैसा है, स्वीट पोटैटो कैसा है, एक स्टेम मॉडिफिकेशन है और एक क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो ऐसे ऑर्गन्स जो एक समय पे रहे थे, एक समय पे आपके एंसेस्टर्स में थे, पर अभी आप उसको ओन नहीं करते, अभी वो आपके पास नहीं है, ठीक है, उनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। नो मोर, या है भी तो फंक्शनल नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल जो है ये आपका कीवर्ड है, ये मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हो आपके पास लेकिन वो फंक्शनल ना हो, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें तो क्या है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो आई में होती है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ सीकम, ठीक। कोकिक्स यानी कि टेल वर्टिब्री, ठीक। विजडम, क्या विजडम टीथ, अकल दाढ़, है ना। मसल्स ऑफ पिन्ना, पिन्ना की मसल्स, पिन्ना की मसल्स मतलब जो फंक्शनल नहीं है, अब उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक। कुछ लोग की फंक्शनल हो भी सकती हैं, कुछ का इवोल्यूशन हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है ना। तो आते हैं बच्चों एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे भी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो बड़ा मतलब पैदा होके फिर बढ़ रहा है, तो बढ़ने के केस में जब वो स्पेशली इन लार्वल स्टेजेस, हर एक, चाहे वो आप एक बर्ड ले लीजिए, एक मैमल ले लीजिए, एक फिश ले लीजिए, एक एम्फीबिया ले लीजिए, एक रेप्टाइल ले लीजिए, जब आपने सब एक एक ले लिया और सबके लार्वी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक लार्वी में कॉमन स्टेजेस दिख रही हैं आपको, जबकि अलग अलग हैं। मैमल्स एकदम अलग हैं रेप्टाइल से, ठीक है, काफ़ी हद तक अलग हैं, और अलग होने के बाद भी ये कॉमन एकदम सेम जैसे दिखने लग रहे हैं सब। इसका मतलब क्या है कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी, है ना, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी, तभी तो ये कहीं ना कहीं कॉमन दिख रहे हैं। और जो एक आगे हम पढ़ेंगे अभी कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एंसेस्ट्री को अपनी लार्वल स्टेजेस में दिखा ही देता है, ठीक है। जैसे अगर फ्रॉग है तो वो फ्रॉग कहाँ से आए, एम्फीबियंस कहाँ से आए, एम्फीबियंस फिशेस से आए, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हम इवोल्यूशन के टाइम पे धीरे धीरे जब पानी में था, पानी से ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे लैंड पे आए। कैसे लैंड पे आए, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक। इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑक्सीजन धीरे धीरे बनने लगी, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज होने लगा, ठीक है। ऐसा होने के बाद धीरे धीरे क्या हुए, कुछ फोटोसिंथेसिस करने वाले भी शुरू हुए, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक। उसके बाद
कुछ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से ओजोनोस्फेयर भी का भी हुआ, मतलब ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ओजोन का फॉर्मेशन से क्या हुआ, यूवी लाइट अब नीचे नहीं आ पा रही थी। यूवी लाइट जब नीचे आना बंद हो गई, लैंड पे आना मतलब बंद हो गई या कम हो गई, तो क्या हुआ, जो पानी से जानवर थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए। ठीक, पानी से जब बाहर निकलना शुरू हो गए तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे इन्होंने कोशिश करी कि अब मैं पानी के बिना भी रह सकूं। तो वो उस कोशिश में धीरे धीरे जो बीच वाला काम था वो था क्या, एम्फीबियंस, जो कि थोड़ा पानी में भी रह सकते थे, थोड़ा ये लैंड पे भी थे, रह सकते थे। ठीक है, तो वो थे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में तो आपने देखा कि अगर कोई फ्रॉग का आप उसका लार्वल स्टेजेस को अगर आप देखें तो आप देखते हैं उसमें फिश लाइक टैडपोल मिलने लगता है। ठीक है, यानी कि वो कभी तो फिश लाइक था और अब क्या हो गया है, वो फ्रॉग हो गया है, यानी कि वो अब लैंड पे भी रह सकता है। तो वो अपनी स्टेजेस को, सभी स्टेजेस को, एंसेस्ट्री को वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो था वो दिखा रहा था। ठीक है, इसी को अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको फाइलोजेनी रिकैप्टुलेट्स क्या है, ऑन्टोजेनी। किसी को समझ में आया? यही गलती बच्चे पेपर में कराते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे बोला। ऑन्टोजेनी रिकैप्टुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है, यानी अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो, यही आप फ्लो में कई बार मैंने देखा है पेपर्स में बच्चे ये उल्टी वाली गलती जो कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी जो दो शब्द लिखें उनका मतलब भी समझ के रखिएगा, कि अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज भी हो जाएं तो कम से कम मतलब से तो कर लीजिए। क्योंकि बच्चे इसको बस याद कर लेते कि अच्छा हाँ ये बायोजेनेटिक लॉ था, ये था, ऐसे था, ओके, उल्टा उल्टा लिख के चले आते हैं बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। ये आपने देखे कुछ एविडेंसेस कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग एंसेस्ट्री में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ ये इनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। ठीक है, ये आपने 4 ले लिए, अगर मैमल्स ले लिए, बर्ड्स के लार्वे को, बर्ड्स को देखा, लार्वे या एम्ब्रियो, आप जब भी मतलब वो उस पर आप मत जाइएगा कि मैमल्स का लार्वे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लार्वी या एम्ब्रियो। ठीक है, तो ऐसे ही आप रेप्टाइल्स ले लीजिए, एम्फीबियंस ले लीजिए। तो हमने क्या देखा कि ये कॉमन एक जगह से आए होंगे। ठीक है, हम सब कहां से निकले हैं, पानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बायोजेनेटिक लॉ पे आते हैं। यही हम बात कर रहे थे, अर्न्स्ट हीकल ने दिया था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक, क्या होता है, देखो इसका पहले पूरी लाइन का मतलब समझो। ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल रिपीट्स द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द रेस। ठीक, तो यहाँ पे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो रिपीट करता है अपनी, रिकैपिटुलेट्स मतलब एक तरीके से रिपीट। ठीक, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या इट्स रेस, ठीक है, अपनी रेस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। बच्चों फिर आए लेमार्क चाचा, ये सबसे एक बड़े पिलर थे। ठीक है, और इन्होंने बात बहुत मजाकिया करी, बहुत मज़ेदार किया। इन्होंने कहा कि अगर वो बच्चे जो कि बायो पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सुस्त बैठे रहेंगे 10 दिन तक, तो क्या होगा, वो कुंद हो जाएंगे, बुद्धि चलना उनकी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इन्होंने बताया। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। थियोरी ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है, लेमार्किज्म में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने, अच्छा हाँ, इन्होंने पब्लिश की अपनी एक थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने कहा कि लाइफ टाइम में अपने जो भी कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है उसके इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने क्या बताई, थ्योरी दी। और वो बुक का नाम क्या था, ठीक, फिलोसफी जूलॉजिक की। ठीक, अब आते हैं अगला, ऑर्गेनिजम्स हैव द टेंडेंसी टू ग्रो इन साइज। इनके 3-4 पॉइंट हैं, अगर आपको एग्जाम में लिखने भी आ जाए बस यही पॉइंट्स लिख दीजिएगा, मोर देन इनफ है। ठीक है,
कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो अपने को बढ़ाएं, ठीक, साइज बढ़ाएं, अपना ग्रो करें, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, और हाँ नए नए ऑर्गेनिज्म बढ़ाएं, जैसे जैसे ग्रो करेंगे फिर वो नए ऑर्गेनिजम्स भी बनाएं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। दे हैव टेंडेंसी टू डेवलप न्यू ऑर्गन्स, ठीक। अगर वो नया ऑर्गन ओवर यूज हुआ, ठीक है, तो वो नई अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाएगा, और अगर वो यूज नहीं हुआ प्रॉपरली तो वो क्या होगा, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह हो जाएगा, फिर वो अगली जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। डीजनरेट्स एंड बिकम्स वेस्टिजियल, ठीक। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ, स्नेक या स्नेक का। इन्होंने कहा कि देखो जिराफ जो थे पहले पहले के समय में, वो पहले थे मतलब छोटे से घोड़े जैसे रहते थे, ठीक। उनकी नेक इतनी लंबी नहीं थी, ठीक। उन्होंने कहा घोड़ों के जैसे थे और बढ़िया घास वास खाते थे, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ ऐसा, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी बनी होंगी, स्ट्रेसफुल हुई होंगी कि बाढ़ वाड़ आ गई होगी शायद, तो क्या होगा, नीचे की सारी घास वास वगैरह खराब हो गई होगी, तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा, पेड़ों को फीड करना पड़ा। पेड़ों के ऊपर फीड करने के लिए उनको मतलब क्या हुआ, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा। स्ट्रेच करना पड़ा तो क्या हुआ, धीरे 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 विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। कैसी कैसी बातें करते हैं, अभी हमको लग रहा है लेकिन उस समय इनको समझदारी वाली बात लग रही थी ये, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने कहा स्नेक के, इन्होंने कहा कि स्नेक के भी पैर वगैरह होते थे, अपेंडेजेस होते थे, ठीक है। पर समय के साथ जब इन्वायरमेंटल कुछ ऐसे क्यूज होंगे और उनको कहीं अंदर बरोज में रहना पड़ा होगा, बार बार बरोज में जाना हुआ होगा, तो पैर होने की वजह से उनको दिक्कत होती होगी, तो धीरे धीरे पैर क्या हुए, अंडर यूज हुए, और वो क्या हुए, खत्म हो गए मतलब, ठीक है। तो ये इन्होंने बताई एक दो बातें। इनकी बातों को अगस्त वीसमैन ने बहुत तगड़ा मना कर दिया। कहा, इन्होंने कहा बस ये सब फालतू बात नहीं चलेंगी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे सामने गलत बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं, इन्होंने बताया फिर कि इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में जो आप कह रहे हो, सोमैटिक सेल्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, इनहेरिट नहीं होंगे। इन्होंने कहा अगर आप कह रहे हो, अगर वो सच भी है, तो वो जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जर्म सेल्स हैं, उनमें कोई अगर चेंजेस हैं, ठीक है, तो वो इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने इनकी बात को सही किया कि देखो हम खड़े हैं, फालतू बातें मत बोलो, ठीक है, कुछ भी मत बोलो। आते हैं बच्चों आगे, ठीक है। लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो थे वो नीड के अकॉर्डिंग बन रहे थे, ठीक है। फिर आए नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म बच्चों एक कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो बेस मानते थे कि लेमार्क जो थे वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर था जो था वो सही था। फिर नियो लेमार्किज्म जो लेके आए ये लोग, वो क्या था, लेमार्क का बेसिक स्ट्रक्चर ही था पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस थी, ठीक। मॉडिफिकेशंस क्या थी, कुछ थी। नियो लेमार्किज्म लेके आए जो कि कह रहे हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट और हैबिट की वजह से चेंज होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट और हैबिट की वजह से चेंज होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और उसके हिसाब से इंड्यूस होते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे थे, कहते हैं नीड के हिसाब से, ये बुद्धि वाली बात कर रहे थे। मतलब नियो लेमार्किज्म बाकी तो ठीक कह रहे हैं, पर कुछ कुछ आपके फेवर में आ गए, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे पढ़ोगे तो कुछ 10 दिन नहीं तो क्या मतलब, ऐसा नहीं होता है। इन्वायरमेंट और हैबिट की बात होती है, अगर तुम पहले से पढ़ते आए हो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक। ये आपके फेवर में आ गए। फिर आए हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी बच्चों, ये थ्योरी जो थी डार्विन ने दी थी और वेलेस ने भी दी थी। ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक आपको याद अगर थोड़ा बहुत भी होगा, धुंधला धुंधला सा कुछ, तो वो डार्विन ही याद होगा। दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी दी थी, फिर डार्विन ने इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया, तो उनका नाम हम डार्विनिज्म, टोटल इसी को हम डार्विनिज्म कह देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने बुक लिखी डार्विन ने, क्या थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने कहा कि स्पीशीज का ओरिजिन नेचुरल सिलेक्शन से होता है, और वो कैसे होता है ये बात इन्होंने इस बुक में पढ़ाई, मतलब बताई, ठीक। फिर हम इस बुक को लेके आए और हमने पढ़ा, तो ये क्या कह रहे थे उस बुक में, ये क्या कह रहे थे, कह रहे थे एक ऑर्गेनिज्म में लार्ज एबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस, ठीक। जैसे कि मैंने कहा था इसके भी पॉइंट्स
मतलब भर के हैं। अगर आपको 3-4 नंबर में आता है तो आप 3 नंबर में आराम से इसको लिख सकते हैं और उससे ऊपर ये आएगा नहीं, ठीक है। लार्ज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, ठीक है। और इन्होंने उसी को रिप्रोडक्टिवली फिट भी कहा, जिसकी जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, और जो हेल्दी फिट होने की जो डेफिनेशन है इन्होंने यही बताया कि जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, वही उतना ज़्यादा फिट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली फिट या फिटनेस ही यही मान रहे थे कि वो जितना ज़्यादा जो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो कैसे कैसे लोग हैं बच्चों। लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड एंड स्पेस, इन्होंने कहा कि देखो मतलब होता तो है, एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है, आराम से बहुत सारी होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास यानी कि फूड और स्पेस, वो उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है, ठीक। लिमिटेड सप्लाई होगी, लोग ज़्यादा होंगे, लिमिटेड सप्लाई होगी तो क्या होगा, कंपटीशन वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक, स्ट्रगल शुरू होंगे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो लिमिटेड सप्लाई को इन्होंने जैसे और चीज़ों में और ऐसे समझें तो यहाँ समझाया गया कि जो एरिथमेटिक फैशन में बढ़ता है एक चीज़, और एक चीज़ क्या होती है जियोमेट्रिक फैशन में बढ़ रहा है, ठीक है। एरिथमेटिक में कैसे, कि मतलब एरिथमेटिक का मतलब हो गया कि एक से हो गया दो, फिर बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, एक एक करके हो रहा है, ठीक है। जियोमेट्रिक क्या हुआ, दो फिर चार, तो उन्होंने कहा जो फूड है वो एरिथमेटिक फैशन में बढ़ भी रहा है, अगर बढ़ भी रहा है तो एरिथमेटिक फैशन में बढ़ रहा है, जबकि जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक वे में बढ़ रही है, ठीक है। तो जब इतना स्ट्रगल हो, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो स्ट्रगल्स के लेवल्स सोचिए आप कितने हो जाएंगे, क्या स्ट्रगल्स के लेवल्स थे, ठीक। इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक विद इन अ स्पीशीज जो था, विद इन अ स्पीशीज क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, ठीक, एक स्पीशीज की, क्योंकि एक ही स्पीशीज का फीडिंग पैटर्न भी एक ही होगा, ठीक, एक ही चीज खाएंगे भाई, हम और आप क्या खाएंगे, दाल चावल ही खाएंगे, नहीं सर हम रोटी भी खा लेंगे, अरे बच्चों रोटी की बात नहीं, मतलब हमारी बेसिकली फूड तो एक ही है ना, हम दाल रोटी चावल सब्जी यही तो खाएंगे। और अगर इसी में हमारा इंसानों से कंपटीशन क्या है, इसी में तो है कि खाना सबको यही चाहिए। तो सेम वे अगर इनको इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कैसे हुआ कि एक ही स्पीशीज में स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, रिसोर्सेस को लेके, ठीक। इंटर स्पेसिफिक यानी अलग अलग स्पीशीज में जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो जो इसमें वीक होता है वो दूसरे का खाना, ठीक। और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस भी होते हैं, यानी एबायोटिक स्ट्रेसेस, कुछ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह या एसेट्रा, ठीक, जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक, उसका भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अडेप्टेशंस पे, ठीक, फिर ये अडेप्ट करते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं धीरे धीरे जब इसको सह लेते हैं, तो डार्विन का कहना है कि फिर ये अडेप्ट करते हैं अपने आप, ठीक, अडेप्ट करते हैं, और फिर कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ इनमें म्यूटेशंस आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस को क्या होता है, वेरिएशंस मान लो कोई रहना सीख गया, वेरिएशन आया, वो रहना सीख गया, हाई, बहुत हाई टेम्परेचर में रहना सीख गया, और वो इन सारे कॉम्पिटिशन्स को भी जीत के आया है, ठीक। तो वेरिएशन हुए, उसमें कुछ हुए, अंदर वेरिएशन हुए, और फिर वो जो होगा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाएगा। इनका मानना था कि जिएगा वही जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, ठीक, उसी को क्या होगा, नेचर जो है वो सेलेक्ट करेगी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि फिर वो नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसका नेचर खुद उसको सेलेक्ट करेगी जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, ठीक। अच्छा ये एक बात और इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो टर्म है ये किसने दिया था, ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया था बच्चों, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किसने दिया था ये, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। फिर आते हैं स्पीशिएशन, ठीक, फिर ऐसे ही करते करते स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये हो गया डार्विन चाचा ने जो हम लोग को बातें बताई, ठीक है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल थे जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक, कई सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। ये जो मैंने कुछ तरीके से लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक, कुछ इसी तरह से आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो क्या ही है, कम लिखा है, पर काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिख देंगे, बहुत है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 2 वैरायटी, और इसी तरह से आप बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी करिएगा, मैं एक ही लेके आया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, इन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में कैसे होता है, इन्होंने कहा कि 2 वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, एक सेंसिटिव होती है और एक क्या होती है, रेजिस्टिव, ठीक।
एक सेंसिटिव होती है और एक रेजिस्टिव होती है। तो जब एंटीबायोटिक्स डाली गई तो क्या हुआ, जो सेंसिटिव थी वो मर गई, ठीक, ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि हाँ वो मर ही गई, और जो रेजिस्टिव वाली थी वो जी गई, ठीक, ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि रेजिस्टिव वाली जी गई, ठीक, और वो मल्टीप्लाई किया गया, उनको वो मल्टीप्लाई हुई और फिर वो आगे नई एक पॉपुलेशन को जन्म दिया उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने जिराफ में, जैसे उन्होंने कुछ बताया था, इन्होंने जिराफ के बारे में क्या बताया, इन्होंने कहा कि पहले से ही दो तरह के जिराफ प्रेजेंट थे, इन्होंने कहा एक लॉन्ग नेक थे और एक शॉर्ट नेक थे, ठीक, पर नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, नेचर ने लॉन्ग नेक वाले को सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि जब ऐसा कुछ हुआ, ऐसी सिचुएशंस आई, तो वो वाले जो थे वो फिटेस्ट माने गए, और वो मतलब वो जो थे वो प्रॉपरली अडेप्ट कर ले गए उस सिचुएशन में, तो वो ज़्यादा हुए, उन्हीं को नेचर ने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये उन्होंने जिराफ के बारे में बताया। सेम यही एग्जाम्पल में आप डीडीटी भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की जगह डीडीटी लिख दीजिए, यूज़ ऑफ डीडीटी। मस्कीटोज में क्या हुआ, डीडीटी मस्कीटो या जिसमें भी है, ठीक है, डीडीटी की वजह से जो हो रहा है रेजिस्टेंस वगैरह वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ थे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म थे, ठीक है, बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है, और बिस्टन कार्बोनेरिया, ठीक है, दो फॉर्म्स थे, इन्होंने कहा दो फॉर्म्स थे मॉथ्स के, ठीक है, दो फॉर्म्स थे, और वो प्रेजेंट थे, पेड़ पे रहते थे लाइकेंस के बीच में। जो बिस्टन बेटुलेरिया थी वो ग्रे मॉथ्स थी, और जो कार्बोनेरिया थी वो ब्लैक मॉथ्स थी, ठीक। तो जो पहले क्या होता था कि जनरली जो ब्लैक मॉथ थी वो उनको जो है चिड़िया जो है अपना शिकार बनाती थी, और वो क्योंकि पेड़ पेड़ पे होता था, पेड़ पे लाइकेन होते थे और पेड़ पे यही प्रेजेंट होते थे मॉथ, तो जो ग्रे वाले थे वो ग्रे लाइकेन भी होते थे और ग्रे जो है ये मॉथ भी होते थे, तो ग्रे वाले उसमें छिप जाते थे, ठीक है। लेकिन समय के साथ हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल जैसे रिवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हो गई, तो लाइकेंस क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा लाइकेंस भाग जाएंगे, ठीक, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लाइकेंस क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो लाइकेंस जब चले गए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फिर जो ग्रे वाले मॉथ थे वो ज़्यादा दिखने लगे, ठीक, और ब्लैक वाले मॉथ कंपैरेटिवली छुप गए, ठीक है, पेड़ों के बार्क पे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो ग्रे वाले मॉथ थे अब उनको सिलेक्शन होने लगा, अब वो उनको मतलब उनको अब मारने लगी चिड़िया, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का मेथड था जो कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा गया इसको, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज की वजह से ये सब हुआ, ठीक है। तो ये कुछ वो थे। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन, डार्विन ने क्या क्रिटिसाइज करना शुरू किया, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन में क्या बताया इन्होंने, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को नहीं बता पाए बच्चों, ये अराइवल में इन्होंने ये तो बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा। इन्होंने ये नहीं बताया दूसरी बात कि सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशन तो हो रहा है पर सोर्स क्या है उसका, ये नहीं बता पाए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम एक टॉपिक और करते हैं, एक टॉपिक और है क्वेश्चन बेस्ड है, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और ये एक पार्ट जो था वो एक रह गया था, मॉलिक्यूलर एविडेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर एविडेंस किसका, इवोल्यूशन का। हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखे, हमने और एविडेंसेस देखे थे कि, पर ये रह गया था। तो मॉलिक्यूलर एविडेंस जो है उसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर और बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। क्रोमोसोम नंबर हमने देखा मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या था कि क्रोमोसोम नंबर जो कि सिमिलर थे, ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस और एप्स को कह रहे हैं, तो ह्यूमंस और एप्स सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है, पर उसमें क्या था, क्रोमोसोम नंबर जो था वो सेम निकला। तो इसका ये भी एक एविडेंस था किसका, इवोल्यूशन का, कि इंसान कैसे बने हैं, एप से बने हैं, ठीक है। तो इसमें ह्यूमंस के कितने होते हैं, ह्यूमंस के 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, एप्स के भी इतने ही होते हैं बच्चों। वैसे ही डॉग, कैट्स, इन सब में भी आपस में 19 पेयर्स ही होते हैं, ठीक है। डॉग्स में और कैट्स वगैरह में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, कितने, 19 पेयर्स, ठीक, 19 पेयर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमने चीज़ें देखी, तो हमें पता चला कि ये ऐसा ही होगा कि ये इनसे इवॉल्व हुए होंगे, ठीक है। अगला था बैंडिंग पैटर्न्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के बैंडिंग पैटर्न्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर दिखे हमें, ठीक है। तो ये एक पार्ट था जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में।
आपके आ सकता है। अगर 2 नंबर में आता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं विद दीज पॉइंट्स कि हाँ ह्यूमंस में पेयर्स जो हैं वो बराबर हैं, और ह्यूमंस और एप्स में, और डॉग्स कैट्स में बराबर हैं, और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स और लेके। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर एविडेंस। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं बच्चों, नियो डार्विनिज्म। जहां हम कर रहे थे वापस वहीं चलते हैं, नियो डार्विनिज्म। ठीक है, नियो डार्विनिज्म बच्चों, नियो डार्विनिज्म क्या कहता है? इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ बातें जो उनकी थी उनको चेंज किया। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज हैं। क्या चेंज है? इन्होंने कहा कि होल ब्रीडिंग पॉपुलेशन को कंसिडर करो, सिंगल इंडिविजुअल को आप उसको कंसिडर मत करिए। अभी तक डार्विन जो है सिंगल इंडिविजुअल को देख के और उस पर अपनी थियोरीज लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरी पॉपुलेशन को देखिए। ठीक है, होल ब्रीडिंग पॉपुलेशन को देखिए। ठीक है, इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि पॉपुलेशन हैज़ अ जीन पूल। इन्होंने कहा पॉपुलेशन में एक जीन पूल होता है जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है और रिकॉम्बिनेशंस बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये एक बात बताई। तीसरी बात इन्होंने वो क्या नहीं बता पाए थे, वो कॉज ऑफ वेरिएशन नहीं बता पाए थे बच्चों। इन्होंने यहाँ क्या किया, इन्होंने कहा नई वेराइटी, नए जो वेरिएशंस हैं वो कैसे बन रहे हैं, म्यूटेशन से बन रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, नए जो बार बार जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, म्यूटेशन से बन रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि म्यूटेशन से भी बन सकते हैं, और म्यूटेशन से बन सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, माइग्रेशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, और सिलेक्शन से। ठीक है, अलग अलग तरीकों से वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है बच्चों, इसकी एक अलग बात है। इसमें जनरली हार्डी और वेनबर्ग दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। जनरली ये पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम को मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह नहीं हो रही है, कोई जीन फ्लो नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, जीन पूल क्या होता है? जीन पूल क्या होता है? जीन पूल सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। जितनी उस पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं सारे मिला के हम उसको कह देते हैं कि एक जीन का पूल है। ठीक है, तो मानते हैं कि जीन, कोई भी तरह का जीन का फ्लो नहीं है बाहर। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। क्या दिया है? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये तो आपको पता ही है। ठीक, ये आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते थे। इन्होंने दो दो चीजें बताई। इन्होंने कहा पी प्लस क्यू जो है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक, इन्होंने कहा पी जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी है, अलील फ्रीक्वेंसी है किसकी, डोमिनेंट वालों की। ठीक है, क्यू जो है वो रेसेसिव वालों की है। ठीक है, और जो 2ab है वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो जो 2ab होगा उसमें जो 2a, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, वेरी सॉरी, 2pq, तो 2 जो pq है उसमें क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, जिसमें डोमिनेंट क्या होगा, p वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी डोमिनेंट वाला पार्ट पूछा जाए, कभी भी डोमिनेंट वाला पार्ट पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, P। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप में पूछ लूं आपसे कि डोमिनेंट फिनोटाइप बताइए, अभी हम सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं और हम इस पे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट समझिए। P अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोटाइप बताइए, डोमिनेंट फिनोटाइप निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है बच्चों, P स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक, क्यों निकालेंगे ऐसा? क्योंकि डोमिनेंट तो हमने पढ़ा है कि डोमिनेंट तो एक ही होगा ना, तो डोमिनेंट तो 2pq में भी क्या होंगे, डोमिनेंट तो वही होगा ना। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, यानी ये p होगा, तभी तो p स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। फिनोटाइप दोनों के एक ही रहेंगे। अगर ये जीनोटाइप पूछे कि होमोजाइगस डोमिनेंट का फिनोटाइप, डोमिनेंट का आप जीनो वो बताइए, एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। या आपको पूछा जाए कि रेसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आप क्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके। अगर जीनोटाइप पूछे तो आप फिर इस पर नहीं जाए, तो फिर आप ये और ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक वो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फाउंडर्स इफेक्ट पे। ठीक है, होता क्या है,
फाउंडर्स इफेक्ट पे जनरली होता क्या है कि फाउंडर्स, जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक, कोई एक ही पॉपुलेशन है, ठीक, यहाँ से पॉपुलेशन में से यहाँ से कोई लोग आए और यहाँ पे बस गए। कहाँ बस गए? यहाँ पे बस गए, ठीक। फिर ये कई बार यहाँ पे काफ़ी समय तक यहाँ पे रहने लगे, ठीक, अडेप्ट कर गए और काफ़ी समय तक रहने लगे ये। तो जो पुरानी पॉपुलेशन जो हुई उससे ही ये आए थे इंडिविजुअल्स, ठीक। तो पुरानी पॉपुलेशन में से कुछ जीन्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हुए होंगे, और यहाँ पे कुछ जीन्स मतलब यहाँ पे पहले से भी कुछ लोग हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जीन्स जो होंगे वो ऐड हुए होंगे, ऐसा हुआ होगा क्या? ठीक, यहाँ पे कुछ लोग पहले से थे, कुछ और ऐड हुए, तो यहाँ पे टोटल क्या फर्क पड़ा? यहाँ पे ऐड हुई कुछ जीन फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्या हुई, सब्ट्रैक्ट हुई। तो यहाँ पे जब यहाँ पे दोनों की ही जीन पूल में फर्क आ रहा है, ठीक। तो समय के साथ हम कहते हैं कि एक जो पॉपुलेशन है वो फाउंडर है, मतलब ये जो यहाँ वाली पॉपुलेशन आके जो बनी, यहाँ से आके वो क्या हुई, फाउंडर पॉपुलेशन हुई। तो बस यही है फाउंडर इफेक्ट, ठीक। और दूसरा है सेवाल राइट इफेक्ट, ठीक है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है सडन एंड रैंडम चेंजेस इन द एलील, sudden and random changes in the allele frequency occurring in a small and isolated population by chance, ठीक है। कह रहे हैं कि एकदम से कोई सडन ऐसा चेंज आ जाना, ठीक है, जो कि एलील फ्रीक्वेंसी में आ जाए, जब पॉपुलेशन क्या हो, एक एकदम अलग आइसोलेटेड जगह पे कोई पॉपुलेशन है और वहां पे कोई सडन चेंज आ जाना, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेवाल राइट इफेक्ट, ठीक है। एक और था, आपको तीसरा वाला याद होगा, बॉटल नेक इफेक्ट था। क्या था बच्चों? बॉटल नेक इफेक्ट था। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जब एक कोई मान लीजिए आप एक बॉटल की तरह से समझ, तो बच्चों एक बॉटल अगर हम लेते हैं, अगर हम एक बॉटल लेते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, रुको एक मिनट। बॉटल नेक इफेक्ट, अगर आप एक बॉटल लेते हैं तो बॉटल कुछ ऐसी है, ठीक है, हम यही वाली बॉटल ले रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऐसे करके कुछ बॉटल है, ठीक है, नेक वाली बॉटल लेंगे। ये एक बॉटल है, यहाँ पे धीरे धीरे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, जीन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे एक क्रैश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रैश होना है क्योंकि जगह बहुत कम है, ठीक है, पॉपुलेशन एक एक्सीड कर चुकी है एक लिमिट को, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्रैश शुरू होने लगते हैं और यहाँ पे मल्टीपल पॉपुलेशन क्रैश होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मल्टीपल पॉपुलेशन क्रैश होने लगते हैं। तो कुछ अलील्स जो हैं या जो कुछ जीन्स हैं वो पॉपुलेशन से खत्म होने लगते हैं, ठीक है। फिर वापस से यही सिलसिला शुरू होता है, कुछ खत्म होता है, फिर वापस शुरू होता है, फिर वापस कुछ खत्म होते हैं। तो ये जो सिलसिला है जिसमें कुछ जीन्स जो एलील्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, क्रैश हो रहे, पॉपुलेशन जो है वो क्रैश हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। जहाँ कुछ जीन्स जो है वो रैंडम फैशन में लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक फाउंडर इफेक्ट हो गया, ये सेवाल राइट इफेक्ट हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? सिलेक्शन प्रोसेसेस। सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या है? नेचर कैसे सेलेक्ट कर रहा है उसके कुछ ग्राफ्स हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे जो जिनके कुछ फिनोटाइप था, ठीक है। ये यहाँ से हम देखते हैं तीन पार्ट में है ये, ठीक है। एक क्या है? एक है स्टेबलाइजिंग, ये वाला जो है स्टेबलाइजिंग है, या मैंने एक टेक्स्ट बुक से ही लिया है, ठीक है। ये स्टेबलाइजिंग है, ये डायरेक्शनल है, और तीसरा वाला कौन सा है? डिसरप्टिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। जब भी कोई स्टेबलाइजिंग है यानी कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, नेचर नॉर्मली सेलेक्ट करे हुआ है एक पॉपुलेशन को और वो लगभग वैसे ही चल रही है, ठीक है। ज़्यादा चेंज कोई अलील फ्रीक्वेंसी में आ नहीं रहा है, पर वो मेंटेन्ड है जो भी है, ठीक है। दूसरा है मतलब डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल मतलब एक तरफ से सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है, ठीक है। नेचर एक तरफ से सिलेक्शन प्रेशर डाल ली कि मैं बस इस तरफ से यही वालों, इन्हीं वालों को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो एक तरफ से ये शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, ठीक। और यहाँ पे क्या है? पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, मतलब यहाँ पे एक ही तरह के थे वही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तीसरा है डिसरप्टिव, ठीक। डिसरप्टिव वाला जो है, इसमें क्या है, जैसा कि नाम पता चल रहा है कि कोई भी रैंडम फैशन में हो रहा है, मतलब मोर देन वन
जो होगा सिलेक्शन प्रेशर होगा इसमें, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए ये सिलेक्शन प्रेशर देगा, तो इसलिए मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 पीक्स बने हुए हैं। तो बस ये ग्राफ था, आपको शायद आइडेंटिफाई करने और एक लाइन में कुछ समझाने के लिए आए, ठीक है। फिर आते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम बता चुके हैं। कन्वर्जेंट का मतलब जनरली जब एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो जब उनको हम लेते हैं तो उसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें ओरिजिन क्या हम देखते हैं, ओरिजिन अलग अलग है, सबके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, पर वो बाद में कुछ एक ही जैसे स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली दिखते हैं और फंक्शन भी क्या करते हैं, सेम है। फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हमने देखा था होमोलोगस ऑर्गन्स के से ये शो करते हैं, कई सारे सॉरी बच्चों, कई सारे एक एक कॉमन एंसेस्ट्री रहेगी और उससे क्या होंगे, कई सारे इनके अडेप्टेशंस होते होते ये कई सारे हो जाएंगे, और ये वैसे तो होंगे ओरिजिन वाइज तो सेम होंगे, लेकिन इनके फंक्शंस क्या होंगे, अलग होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसी में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के जैसा ही होता है एक अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, मेरे ख्याल से हम आगे देखेंगे। अडेप्टिव रेडिएशन process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography, ठीक। यानी क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन अलग अलग स्पीशीज का जब एक जियोग्राफिकल एरिया है कोई, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट से शुरू हुआ, ठीक, और अलग अलग रेडिएट हो रहा है, ठीक, अलग अलग रेडिएट हो रहा है, ठीक, चारों तरफ रेडिएट हो रहा है। रेडिएट होने का मतलब बाहर निकल रहा है, अलग अलग अडेप्टेशंस हो रहे हैं अलग अलग जाके, और वहाँ पे अलग अलग रेडिएट होके अलग अलग हैबिटेट में जा रहे हैं ये, ठीक है, ये अलग अलग हैबिटेट हैं, और यहाँ पे जाके अपने आप को एक्लेमेटाइज करके और ये फिर आगे थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, इसमें वेरिएशंस आते हैं। जैसे कि इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल क्या था, डार्विन फिंचेस, क्या था, डार्विन फिंचेस था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी थे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। डार्विन फिंचेस में क्या था, डार्विन एक बार गए एक वॉयज पे, ठीक है, अपने शिप पे, कौन सा था, HMS बीगल पे, ठीक है, गए, उन्होंने देखा कुछ गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो वहाँ पे जो फिश मतलब जो बर्ड्स थी वो वार्बलर्स टाइप के थी, और जो जनरली उनके यहाँ सीड ईटिंग बर्ड्स हुआ करती थी, ठीक है, उन वो अब अलग अलग तरह से हो गई हैं। अब वो कुछ जो है वो मतलब इंसेक्टिवोरस हो गई हैं, ठीक, कुछ इंसेक्ट्स खा रही हैं, ठीक है, कुछ फ्रूगीवोरस हो रही हैं, यानी फ्रूट्स को ईटिंग हो रही हैं, ठीक है। तो अलग अलग उनके बीक में जो है वो अलग अलग बीक स्ट्रक्चर भी होने लगा, ठीक। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया डार्विन फिंचेस, ठीक। तो डार्विन फिंचेस में हमने क्या देखा कि अलग अलग बीक का स्ट्रक्चर्स थे, ठीक, अलग अलग फीडिंग पैटर्न्स होते, इसलिए ऐसा अलग अलग था, क्योंकि अलग अलग वो था। देखो अगर एक कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म है, या अगर मान लो है कोई भी, मान लो उन फिंचेस को ही ले लें, अगर वो कहीं पे थी और मान लो वो मान लो सीड ईटिंग पहले से थी, सीड्स खत्म हो गए, नहीं मिलने पाए, तो उन्होंने फिर दूसरी चीज़ों की उस पे क्या था, उसके लिए कंपटीशन ज़्यादा था। तो अगर वो फ्रूट ईटिंग हो गई तो वहाँ पे क्या हो गया, उनको आराम हो गया, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो चीज़ें और चीज़ों पे फीड कर सकती हैं, ठीक है। तो कंपटीशन कम हुआ, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई भी कर लिया। मतलब डार्विन का कहना ऐसा नहीं है, डार्विन ये नहीं कह रहे कि वो ऐसे हो रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ में म्यूटेशन आया, कुछ में वेरिएशन आया, उनकी बीक ही ऐसे हो गई, ठीक। अब जब बीक ही ऐसे हो गई, मान लीजिए कोई सीड ईटिंग थी, उनकी बीक जो थी वो अलग थी, बड़ी थी, फिर कोई छोटी बीक वाले हो गए, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कोई छोटी चीज पकड़ के खाना शुरू किया, तो ये अलग अलग वेरिएशन आए और उसके हिसाब से अलग अलग अडेप्टेशन हो गई, ठीक है। डार्विन ये नहीं कह रहे कि वो खाने लगी इसलिए ऐसे उनकी बीक हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा। वो क्या कह रहे थे, लेमार्क कह रहे थे, पर डार्विन क्या कह रहे, वेरिएशन आया, उनकी बीक ऐसी हो गई, तब उन्होंने फिर ये एक फीडिंग पैटर्न को चेंज कर लिया, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था, ठीक है, उधर, और इनके पास ये एक एज थी, तो इन्होंने ये चीज़ चेंज कर ली, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। मार्सुपियल्स में भी यही था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का भी यही केस था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपको शायद फोटो ही नहीं दिख रही होगी, इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में कुछ, ठीक है।
किसके बारे में? ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। दिख रहा है बच्चों आपको? थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। आ, आते हैं बच्चों, परेशान ना हो। ठीक है, अब दिख रहा है? तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन सबसे पहले क्या हुआ? ह्यूमन एवोल्यूशन एप से हुआ माना जाता है हमारा। ठीक है, सबसे नियरेस्ट जो है वो हम एप से अपने आप को रिलेट करते हैं कि एप से ही हम बने होंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस आए जैसे ही एप से ह्यूमंस में बनने लगे हम। ठीक है, सबसे पहला तो आपको एकदम आराम से समझ में आ रहा है कि हम बाइपेडल लोकोमोशन पे आ गए। ठीक, हम दो पैर से चलने लगे। ठीक है, वो पार्शियली, वो प्रॉपर वे में बाइपेडल नहीं थे। ठीक है, हमारे क्या था, हमें हाथ से कोई बहुत ज़्यादा भारी काम तो करना नहीं है, उनको क्या करना था, हाथ से चलना होता था। ठीक, ठीक है, तो उनके जो फोर लिम्स थे वो क्या थे, ज़्यादा वो थे। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपरली वो थे। ठीक है, हमारे हाइंड लिम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। ठीक है, उनके फोर लिम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। और कुछ बातें थी जैसे उनका जो हेड रीजन था, जो था वो नेक पे ही रखा था। तो ठीक है, सारा प्रेशर नेक साइड में आता था, तो ये पार्ट जो था वो उनका ज़्यादा हैवी होता था। ठीक है, और कुछ बातें जैसे उनकी बैलेंसिंग के तरीके अलग थे। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो समय के साथ बदलती चली गई। ठीक है, ब्रेन, ऐसा माना जाता है कि हम ज़्यादा अक्लमंद हैं और ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गया है। ठीक है, हमारा अपना अपना नहीं सोचना है बच्चों। ठीक है फिर आप वापस लौट जाएंगे क्योंकि कुछ लोग का इवोल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मेरे दोस्त का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो ठीक सोच रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम तो इन जनरल वाला ही लेके चलेंगे ना। तो ये हो गई एक बात। और समय के साथ कुछ चीज़ें और बदली, जैसे कि फोरामेन मैग्नम के पोजीशन में चेंज आया। मतलब फोरामेन मैग्नम जो है वो बेंड था एक में। ठीक है, फिर उसमें भी थोड़ा चेंज आया। आप इतना ही याद रखिए, मैं इसलिए ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा बोल जाऊंगा तो आपके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको याद तो रहेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जनरली हम मानते हैं कि जो भी डिसेंट हुआ, ये जो मतलब जो भी आया एप से हम जब बने, तो सबसे पहले हम ये अफ्रीका से हुआ। ठीक है, अफ्रीका से या और जगहों से जहाँ पे ये हुआ। इसमें बच्चों आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ड्रायोपिथेकस था, ये अर्लीस्ट फॉसिल एप था। ठीक है, धीरे धीरे आप ये याद रखिए बस कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब हमारे छोड़िए उसको, बस क्रेनियल कैपेसिटी समझिए, हमारा दिमाग समझ लीजिए। ठीक, ब्रेन की कैपेसिटी क्या हुई, बढ़ती चली गई। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले ड्रायोपिथेकस पे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ड्रायोपिथेकस पे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, इनके स्कल में क्या था। ठीक है, ब्रो रिजेस वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, और ये अर्लीस्ट फॉसिल एप था। ठीक है, क्या था, अर्लीस्ट फॉसिल एप था। रामापिथेकस पे आते हैं। ठीक है, तो ये, अच्छा हाँ, शुरुआत की कुछ जो दो तीन थे आप ऐसे याद रखिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आने के बाद ओमनीवोरस होना शुरू हुए। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक का ज़्यादातर क्या थे, या तो फ्रूट ईटिंग थे, लीव्स ईटिंग थे, सीड ईटिंग थे। ठीक है, नट्स वगैरह खाते थे, ये सब खाते थे। ठीक, शाकाहारी थे। ठीक, हम बाद में ओमनीवोर्स हुए। ठीक, बहुत लोग को लगता है कि हम लोग डायरेक्टली ओमनीवोर्स ही थे। ठीक, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे आए जहाँ पे जॉज बहुत ही बड़े थे। ठीक, स्मॉल कैनाइंस थे, इंसिजर्स स्मॉल थे। क्यों स्मॉल थे, कि चीर फाड़ करनी नहीं थी ना, फ्लैश इनको खा ही नहीं रहते अभी तक ये। ठीक है, तो हर जगह स्मॉल कैनाइंस ही ज़्यादातर जगह आपको दिखे, इंसिजर्स वगैरह। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, फुल्ली इरेक्ट हो गए यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे पार्शली चल रहा था सब काम, अब यहाँ पे क्या हो गए, ये फुल्ली इरेक्ट हो गए। ठीक है, ये कहाँ रहते थे, यहाँ पे पहले ये फॉसिल एप थे। ठीक, तो कहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे, केव से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। ठीक, अभी तो ये ग्राउंड ड्वेलिंग है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, केव से बाहर आए। केव्स, केव्स अभी तक ये यहाँ पे केव्स में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में तो केव बनाना सीखा इन्होंने। ठीक, कि हंट किया और केव में रहना शुरू हुए। ठीक, उसके बाद आए होमो हैबिलिस। ठीक, हैंडीमैन। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया बच्चों, इनके जो जॉस थे वो बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं थे, स्मॉल कैनाइंस थे, पर ये ओमनीवोरस होना शुरू हो गए थे और ये फुल्ली इरेक्ट तो हो ही चुके थे। ठीक है, अब ये ओपन ग्रासेस में भी रहने लगे, ओपन एरियाज में भी रहने लगे। ठीक है, फिर आए होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस ने क्या किया,
इन्होंने आग जलाना सीख लिया। क्या किया? आग जलाना सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आग जलाना सीख लिया। ठीक। एक समय है जहाँ पे आपने हंटिंग करना सीखा। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास आते आते आपने धीरे धीरे हंटिंग करना शुरू किया। ठीक। और उसके बाद आपने आग जलाना सीख लिया। ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, ठीक, एवोल्यूशन में। क्योंकि आप जब हंटिंग करना सीख लिए, आप केव में रहना, केव ड्वेलर्स हो गए। आपने मतलब एक तरीके से अपने लिए फूड और शेल्टर की व्यवस्था आप करने लग गए। ठीक। तो अब धीरे धीरे ब्रेन भी आने लगा आपके पास। ठीक। धीरे धीरे क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो बच्चों बढ़ने लगी। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और आपको ये पता ही होगा वैसे, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो जान के बहुत ताज्जुब होगा कि एक समय ऐसा आया जब क्रेनियल कैपेसिटी हमारी इतनी बढ़ गई थी कि अभी भी हमारी उतनी नहीं है। ठीक है, 1650 हमारी क्रेनियल कैपेसिटी हो गई, जबकि हम अभी मानते हैं होमो हैबिलिस हैबिलिस की कि वो 1450 ही है। ठीक। क्या हुआ? पर लेकिन वो नहीं बचे। ठीक। उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, वेल वेल बिल्ट थे। ठीक है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट हंटर माने जाते थे, ओमनिवोर्स थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुद्धि रही होगी। पर क्या है, ज़्यादा बुद्धि रही, आपस ही में लड़के मर गए। ठीक। तो ये किसी को नहीं पता कैसे क्या हुआ, लेकिन वो मर गए लड़के। ठीक है, तो यही हो गया, होमो इरेक्टस हो गया। ठीक है, और पेकिंग मैन, जावा एप मैन होमो इरेक्टस में आते हैं। ठीक है, पेकिंगनेंसिस, ठीक है, और एक है जावा एप मैन। ठीक है, दोनों आप बहुत सिमिलर दिखते हैं आपस में, मतलब काफ़ी सारी जो है वो सेम है क्वालिटीज़ इनकी। जावा एप मैन में माना जाता है कि कुछ हद तक इन्होंने लैंग्वेज भी सीख ली थी, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चीज़ें बहुत ही सरल होती गई, और लास्ट में हम क्या बने? होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस भी लोग बोल जाते हैं फ्लो फ्लो में, इसलिए। ठीक है, तो होमो सेपियंस सेपियंस बने हम लास्ट में। और ऐसा देखा गया कि सबसे बेकार जो थे वो यही थे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। इसमें जो भी है आप इसके क्या कैसे हुआ, क्या विद कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या कैसे हुआ, बस थोड़ा थोड़ा मेन मेन पॉइंट्स देखिए कि कब आग लगाना सीखा, किसने क्या हुआ, कैसे क्रेनियल कैपेसिटी रही किसकी। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटीज देख लीजिएगा। और कैसे कब हंटर्स हुए, कब केव ड्वेलर्स हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आपकी बुक में टेबल वगैरह बनी होंगी, उस पर देख लीजिए। अगर ये टेबल आपको नहीं दिख रही है तो ये टेबल ऐप पे डल जाएगी। ठीक है, ऐप पे जो महेश्वरी क्लासेस ऐप है उस पे हमारे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके बायोलॉजी 2024 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उस फोल्डर में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। सारे ही पीडीएफ, सारे ही जितने भी आज मतलब क्रैश कोर्स में हमारे हुए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल बच्चों, बाय बाय, है ना। आई एम यशेश श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।